डोडो डोडो इन कंबोडिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं इस समय कंबोडिया के पोईपेट शहर में 3 दिन से रुका हुआ था, जो थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर है। और यहाँ पर 3 दिन रुकने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस समय 7:45 हो रहे हैं। 8:30 बजे की मैंने वैन बुक करी है। यहाँ से वैन जाएगी मुझे कंबोडिया की राजधानी फुन्ना फिनम में लेके, और 6 घंटे का से 7 घंटे का सफ़र है। तो मैंने इसलिए सुबह जल्दी की बुक की कि भी मैं अगर वो 6 घंटे बोल रहे तो 3 साढ़े 3 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगा, और फिर मैं वहाँ पर रहूँगा। देखेंगे जो भी आगे कुछ नया होगा इसमें ऐड करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो अभी मैं कंबोडिया के बॉर्डर से कंबोडिया की कैपिटल जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से 700 से 800 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा बल्कि 700-800 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। और बस अब निकल रहा हूँ। ओके, अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। यहाँ पर कसिनो है बहुत सारे। पोईपेट का मुझे आइडिया नहीं है। कल लाइव के दौरान आस्क राकेश चैनल पर लाइव के दौरान किसी ने बताया था कि वहाँ पर कसिनो है फुन्ना फिनम में। अगर हुआ तो ट्राई करेंगे। वैसे कसिनो प्रायोरिटी नहीं होता है, वो तो होता है तो मैं चले जाता हूँ। जनरली मैं ऐसी कंट्री ज़्यादा पसंद करता हूँ जहाँ पर कसिनोज ना हो। तो चलो, ओके। सब कुछ चेक तो कर लिया है मैंने, कहीं कुछ छूटा नहीं है। चार्जर मैंने दोनों रख लिए हैं, फ़ोन रख लिया है, और सब कुछ समेट दिया है। यहाँ पर भी कुछ नहीं छूटा, तो कुछ छूटा नहीं है मेरा। चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों टॉवल ये रहे। चलो, बंद क्यों नहीं हुआ? कुछ छूटा नहीं है, सब चेक कर लिया है। बाथरूम में भी कुछ छूटा नहीं था। नहीं, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। सब कुछ जो है इनका है। चलो, ओके, बाय बाय रूम। चाबी तो निकाली नहीं। मैंने सुबह 7:10 का अलार्म लगाया था, 7:05 का, पर मैं खुद ही 6:50 पर उठ गया। कमाल की बात है कि कल भी 6:50 पर ही एग्जैक्ट अपने आप उठा था। आज भी 6:50 पर अपने आप ही उठा हूँ। और अभी मैं नहा धो के तैयार हो करके बस 8:30 का टाइम है इस समय। ये तो घड़ी ख़राब है शायद, इसमें तो 7 दिखा रहा है। 8 होने चाहिए थे, बाकी पता नहीं भाई। तो दोस्तों, हवा में बड़ी ठंडक है, क्योंकि इतनी सुबह मैं बाहर निकलता नहीं हूँ। तो आज मैं निकला हूँ, तो ठंडक सी लग रही है हवा में, पर थोड़ी देर में सब बदल जाएगा। और सुबह सुबह नाश्ता वगैरह भी मिल रहा है। मैं सोच रहा था सुबह सुबह भूख लगेगी तो खाऊंगा क्या। एक तो यहाँ पर उल्टी साइड रोड चलता है, मतलब लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है, रोड भी उल्टा चलता है उस हिसाब से। और मेरे पास फ्राइड राइस है, मैंने रात को पैक करा लिया था। मुझे लगा सुबह सुबह कुछ मिलेगा नहीं, तो मैंने खाना पैक करवा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लिया था फ्राइड राइस, कि सुबह खा लूँगा मैं। पर ज़रूरत नहीं पड़ी, भूख लग नहीं रही, तो मैंने वो बैग में रखा हुआ है। मेरे पास एक याकूट है, एक योगर्ट है, और थोड़े से फ्राइड राइस है। थोड़े से इसलिए कह रहा हूँ कि कल लाइव के बाद भूख लग रही थी, तो मैंने थोड़ा से खा लिए थे। और बस यहाँ सामने ही वैन वाला है। 8:30 बजे का टाइम है वैन का। पर ये महंगा बहुत है। ये जो शहर है पोईपेट, थाईलैंड बॉर्डर पे है। यहाँ पर 7-Eleven नहीं है, तो 7-Eleven की आइटम डबल रेट पे मिल रही है। मतलब जो योगर्ट में वहाँ से 15 बात का ख़रीदा था, मैंने 25 बात का ख़रीदा। याकूट 10 बात वाला जो है वो मैंने 20 बात में ख़रीदा। तो काफ़ी महंगा है ये। मतलब एक बार का खाने का बिल ही मेरा 700-800 रुपये बैठता है इंडियन रुपीज़ में। और गरीबी की आलम यहाँ से देख लो कि जो नॉर्मल बाइक वाले भी हैं वो भी सवारी का ढोने का काम कर रहे हैं, बाइक वाले, और आपको आवाज़ें लगाएंगे
जैसे ही आपको देखेंगे कोई भी तो आवाज़ लगाएगा, रोड के उस तरफ भी होगा तो आवाज़ लगाएगा। थाईलैंड में ये चीज़ नहीं थी, वहाँ पर वो अपना शांत खड़े रहते थे, आपको जाना है कहीं चले जाओ। तो वो फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिकल कंडीशन का भी। हमारे यहाँ पे भी देखो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो यहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो टैक्सी वालों का हुजूम कैसे करता है ये सब। तो बड़ी परेशानी होती है कई बार वहाँ पे लोगों को। वो मिलते हैं, कहते हैं यार आपका इंडिया में एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना बहुत सारे टुक टुक वाले आ जाते हैं, टैक्सी वाले आ जाते हैं। टैक्सी वाले आए थे टुक टुक वाले रेलवे स्टेशन के बाहर। तो मैं बोला हाँ वो होता है हर जगह पर ऐसा। फिर वो बोलते हमारे यहाँ तो नहीं होता। भूल गया क्या कहाँ पे टिकट बुक की थी। मैं भूल गया वो वैन वाला कहाँ है जिससे मैंने टिकट बुक की थी। इसी रोड पे था। ये पोईपेट स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये सामने जो देख रहे हो देखो, ये बोर्ड लगे हुए, कसिनो सीधा, कस्टम ऑफिस सीधा, टेली कम्युनिकेशन सीधा, कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर सीधा। ये नंबर क्या लिखे ये नहीं पता, 555। ये 5 किलोमीटर लिखा हुआ है शायद, 5 मीटर नहीं होगा, 50 क्या है समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो रहा सामने बॉर्डर, 5 किलोमीटर तो है नहीं। मैंने जिससे टिकट बुक करी थी वही नहीं समझ में आ रहा कहाँ गया। हाँ शायद ये रहा। ये वैन, ये भी हो सकती है वैन। ये जो खड़ी हैं 2 वैनें, 3 वैन खड़ी हैं, इन 3 में से कोई एक होगी क्योंकि 8:30 बजे का टाइम है। ये सवारी से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है सामान लेकर के जाएंगे यहाँ से फोना फेनम, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं सबके पास सामान है बड़े बड़े। ये वैन खड़ी है, शायद इस वैन में जाऊंगा या वो आगे खड़ी है, ये वाली जाएगी शायद। वैन एक एक को घर से पिक कर रही है। जैसे ये टूटे फूटे रास्ते तो ये घर हैं, तो अभी 3 लोगों को घर से पिक किया है। दोस्तों पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। ये रहा 7-Eleven, मतलब 7-Eleven है कंबोडिया में, ये बहुत अच्छी बात है, काम चल जाएगा। ये शायद पोईपेट में नहीं था पर यहाँ पर मैंने देखा है 7-Eleven है। देखो ये लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, मतलब आप टॉयलेट यूज़ करके आपकी मर्जी, आप पैसे देना चाहो तो पैसे दे सकते हो। ये भी रखे हुए हैं, मतलब वैसे टॉयलेट फ्री है पर आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से दे सकते हो। अच्छी बात ये कि 7-Eleven को देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरे को हमेशा 7-Eleven का फ़ायदा ये कि 24 घंटे खुलता है, चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। पेट्रोल पंप है, ये गैस स्टेशन नहीं है, पेट्रोल पंप है। एक्चुअली मैं बहुत छोटे से शहर में था ना, वो
कोई पेट, बिल्कुल बॉर्डर इलाका। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। हवा में ठंडक है। पेट्रोल का प्राइस देख लो आप, ये रियाल है, यहाँ की करेंसी है, तो ये करेंसी के हिसाब से रेट है। हमारा 1 रुपया यहाँ का 48 रुपया है, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये सस्ता हो जाएगा। तो जाके अंदर ही बैठता हूँ। छः घंटे लगेंगे और सीट भी बहुत छोटी है, मतलब उन्होंने जुगाड़ करके ज़्यादा सीटें निकाली हुई हैं। ये मालूम पड़ गया। देखो वैन में मतलब कोई तेज़ आवाज़ में मोबाइल चला रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, मतलब पूरी वैन को चिड़ियाघर बना रखा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं वैन में आया था बैंकॉक से अरण्याप्राथे थाईलैंड में। तो थाईलैंड के अंदर उस वैन में 5 घंटे का सफ़र था, किसी ने कुछ भी नहीं बात करी, सब चुपचाप बैठे हुए थे, मतलब कोई शोर नहीं, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, किसी ने आपस में कोई ख़ास बात नहीं करी। वो जो कर भी रहे थे बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। और इस वैन के अंदर लोग इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, और मेरे पीछे एक लड़की बैठी है, उसने इतनी तेज़ आवाज़ में मोबाइल यूज़ कर रही है कि मतलब मैंने सोचा था कि यार सुबह उठाऊँ जल्दी, वैन में जाके बैठ जाऊँगा, आराम से सो जाऊँगा, झपकी ले लूँगा। और इतना इरिटेट हो रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ में उसने मेरे वो मोबाइल देख रही है। और ये चीज़ें हैं, जबकि सेम चीज़ थाईलैंड के अंदर 5 घंटे का सफ़र किया, मतलब उनका एक अलग ही लेवल था। प्लास्टिक जला रहे हैं। गरीब देश इसलिए गरीब होता है क्योंकि गरीब देश को गरीब उसकी आवाम भी बनाती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे राज्य अमीर है और बहुत सारे राज्य जो हैं वो गरीब हैं। तो आप उनके लोगों का लाइफस्टाइल भी देख लो आप, या सोच देख लो नेचर के प्रति। एक लाइफस्टाइल होता है। वैन के अंदर पूरे के पूरे 12-13 लोग, जितनी भी सीटें हैं सब भरी पड़ी है, और एसी भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, 3 बजे 3:30 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा मैं फोना फेने। तब तक तो धूप भी बहुत तेज़ होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। कोई खिड़की विड़की तो है नहीं, और पूरी तरह एसी जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पसीने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मोंग को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। बसों में भी, बस स्टेशन वगैरह सब जगह इनके लिए अलग जगह रखी जाती है, इनको मिक्स नहीं किया जाता आम पब्लिक से। और इनके हाथ में अंडे की थैली है, इन्होंने यहाँ से अभी अंडे खरीदे नहीं है बल्कि दिए हैं, मतलब मैंने इनको पैसे देते हुए नहीं देखा, शायद किसी ने अपनी तरफ से दिए हैं। नहीं, पैसे दे रहे हैं वो। सब लोग बोल रहे हैं इसको एसी के लिए कि भाई गर्मी हो गई है पूरे गाड़ी में, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और पूरी वैन खचाखच भरी हुई है। अभी 2-3 लोग उतरे हैं बस, और अभी 11 बजे है, मेरे को 3 बजे तक वहाँ पहुँचेगी, बहुत गर्मी हो जाएगी।
बात है, वो लड़की उतर गई जो बहुत तेज मोबाइल बजा रही थी लाउड आवाज़ पे बिल्कुल, तो वो उतर गई है। वो बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पे बैठी थी। गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है, मतलब ये समझ लो पसीने रुक नहीं रहे हैं। इस आदमी ने तो पूरे कपड़े वपड़े उतार के पीछे लेट गया है। आप इनका पसीना देख लो। इट्स एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। दोस्तों बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है, पर बैड नहीं कहूँगा क्योंकि हर एक्सपीरियंस कुछ सिखाने को देता है। इतना बुरा हाल है कि वैन पूरी तरह सील पैक है, मतलब कहीं पे कोई खिड़की नहीं है और वैन का एसी नहीं काम कर रहा है। और अभी 11 बजे है, 5 घंटे का सफ़र अभी और बाकी है और लोगों के पसीने नहीं रुक रहे हैं। इस आदमी ने अपने कपड़े उतार दिए, उसके बावजूद इसका पसीना नहीं रुक रहा है। पूरी सीट गीली हो गई है और काफ़ी पसीना आ रहा है। और यहाँ पर भी इंडिया की तरह गायें घूम रही है सड़कों पर। मैंने देखा अभी 3-4 गायें घूम रही थी सड़कों पर और बहुत ही बुरा हाल हो गया है। पर ये हमेशा यादगार रहेगा। मैं इसको मतलब नेगेटिव में नहीं ले रहा हूँ, ये भी ये याद रहेगा कि भी कंबोडिया के अंदर आप बॉर्डर से जब कंबोडिया की कैपिटल गए थे तो वैन ने कैसे 6 घंटे आपको गर्मी में, क्योंकि वैन में कोई भी खिड़की नहीं है, ड्राइवर वाली साइड में भी खिड़की नहीं और एसी काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ही बुरा हाल है। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 5 घंटे कैसे निकलेंगे, क्योंकि अभी 11 बजे हैं। 2 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद धूप और तेज़ हो जाती है, तो ये गाड़ी पूरी गैस चैम्बर बन जाएगी। और मैं चाहूँ तो इस वैन को छोड़ करके किसी भी अगले स्टॉप पर दूसरी कोई वैन कर सकता हूँ, पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, पर मैं इसको झेलूँगा। देखेंगे कि आलू को कैसा फील होता है जब वो उबलता है। आलू उबालते ना हम कुकर में, तो वो एक्सपीरियंस लूँगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार मैंने स्टीम बाथ लिया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर जो मेरे जिम में ही था दिल्ली में, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब स्टीम बाथ लिया था तो बाहर निकलने के बाद मेरे से वो वहाँ पे जो ट्रेनर था उसने पूछा कैसा लगा आपको। मैंने कहा आज मुझे आलूओं का दर्द मालूम पड़ रहा है कि जब हम आलू के पराठे खाते तो कुकर में कैसे उबलते हैं। तो आज वही एक्सपीरियंस दोबारा ले रहा हूँ। वैन का एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और खेतों में गायें वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं सड़कों पर भी। जैसे मतलब समझ लो जैसे मैंने साइकिल चलाई हुई है कश्मीर से कन्याकुमारी में, उस दौरान मैं जैसे निकला था राजस्थान में से, MP UP के छोटे छोटे गाँव शहरों में से, सेम वैसा फील आ रहा है। पर ये वैन ने इतने पैसे लिए मुझसे, मतलब 550 बात लिए हैं, जबकि मैं बैंकॉक से अरण्यपारे आया था तो मेरे सिर्फ उन्होंने 250 बात लिए थे। मतलब 600 किलोमीटर के 250 बात और यहाँ पर 700-800 किलोमीटर के 550 बात, और उसके बावजूद भी वैन में एसी नहीं है, मतलब एसी काम नहीं कर रहा है उनको। और उसको मालूम था, उसको इसलिए मालूम था क्योंकि जब वो वैन सुबह चल रही थी तो उसने 3-4 बार आकर के ब्लोअर के आगे हाथ रख के चेक किया कि कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको ये बात पूरी तरह पता थी। पर ठीक है, उसको वो चुपचाप वो बिल्कुल ढीठ बन के बैठ गया है। लोग उसको बोल रहे हैं बहुत लोग, और वो क्या, वो ना तो कहीं पे एसी चेक करा रहा है, ना उसने कोई बात करी कि भी वैन चेंज करने की या कुछ, उसे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उसके बाल कैसे उड़ रहे हैं। अच्छा नहीं, अब तो उसने ना आगे की खिड़की खोली है, उसकी ड्राइवर वाली खिड़की खुल सकती है, तो उसने वो खिड़की खोली है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अंदर सफोकेशन कम हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब कहीं भी रुकेगी ना, खिड़की अगर खुली हुई तो मैं आगे जाके बैठ जाऊँगा ड्राइवर के पास वाली सीट पे, क्योंकि वो मॉन्क जो थे वो मॉन्क उतर चुके हैं। उनके उतरते ही ना 2 लेडीज़ आगे जाके बैठ गई कि भी गर्मी कम लगेगी, और आगे और ज़्यादा गर्मी लगने लगी, फिर वो उतर के वापस पीछे आ गई। तो मैं अब जैसे ये रुकेगी गाड़ी तो मैं आगे जा कर के बैठूँगा। उसने खिड़की खोल दी, इससे बड़ा ठंडक हो रही है। खिड़की खोलने के बाद ठंडक सी महसूस हो रही है। सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे को हंस रहे हैं, क्योंकि गर्मी के बारे में बहुत बुरा हाल है। और ये जो पीछे आदमी बैठ रहा है उसके तो पसीने ही नहीं रुक रहे बेचारे के, पूरी सीट गीली हो गई है। कई लोगों को होता है ना, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं।
चलो बाकी जो होगा आगे बताता। फाइनली दोस्तों मैं आगे आकर के बैठ गया हूँ और मैंने थोड़ी सी हिम्मत ये दिखाई कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे आगे बैठना है, क्योंकि अगर मैं आगे बैठने को मेरे से पहले कोई बैठ जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, फिर मैं कैसे बैठता। और मैंने किसी को बोला, क्योंकि किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है, मैंने अपने साथ वाले को इशारा किया कि मुझे आगे बैठना है और उसने फिर ड्राइवर को बोला, ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और मैं आगे बैठ गया। और मेरे लिए भी ये अच्छा है कि आगे का व्यू भी बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो आगे बैठ गया हूँ। अब यहाँ पे बहुत तेज हवा आ रही है। अब 5 घंटे आराम से कट जाएंगे। जगह ढाबे पर गाड़ी रुकी है, रास्ते में एक होटल है, वहाँ गाड़ी रुकी है। गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। 12:30 बजे हैं। 12:30 बजे 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँचेगी। ये तो मैं आगे बैठ गया हूँ तो थोड़ी सी हवा आ रही है। रास्ते में ये ढाबे पे रुकी है, तो होटल टाइप है, देखो कैसा है। और ये मेन हाईवे है इनका, मतलब जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ना हमारे यहाँ एक बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ की, मुझे ईंटें बहुत बढ़िया लगी। ये देखो ये ईंटें हैं। इन ईंटों की खासियत ये है कि इनके बीच में होल है, तो सीमेंट इनके अंदर भी भर जाएगा, तो मतलब इनकी ग्रिप मजबूत रहेगी। क्या क्या देखना पड़ रहा है। डोडो इन कंबोडिया, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, ये देखो पेड़ के बीच में एक डोडो है, बिल्कुल डोडो जैसा दिखता है। मुर्गा भी यहाँ से आया है। डोडो इन कंबोडिया। वो भाई साहब जिनको बहुत पसीने आ रहे थे वो भी कपड़ा गीला करके अपनी पूरी बॉडी को पोंछ रहे हैं। वो रे कपड़ा गीला करके पूरी बॉडी को पोंछ रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हाईवे पर कहीं पर वैन रुकी है किसी होटल के आगे, और मैं वैन के पास अपना बैग चेक करने आया हूँ, क्योंकि ये बैग रखा है और मेरे दोनों साइड की विंडो खुली है और वैन में कोई भी नहीं है, और उस तरफ 3-4 बाइक मतलब लोग बैठे हुए हैं बाइक वगैरह खड़ी करके। अगर कोई बैग निकाल के ले गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगा। और ये कंबोडिया के हाईवे पे 3 बजे 3:30 बजे के आसपास मुझे कैपिटल पे पहुंचना है, जो फोनम फेनम कैपिटल है, फोनम फेना। तो अभी 12:30 बज रहे हैं, अभी 2.5 से 3 घंटे है। वैन का एसी ख़राब है,
मैं आगे की तरफ बैठ गया हूँ, जिससे हवा बहुत तेज़ आ रही है और फिर भी हालत बहुत ख़राब है, पर पहले से बेटर है। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। मेरे पास फ्राइड राइस थे रात के, मैंने वो खा लिए थे अभी बैठे बैठे आगे, क्योंकि आगे थोड़ा अकेला मैं ही बैठा था ड्राइवर के साथ 2 लोगों की सीट पे, तो कंफर्टेबल है, तो वहाँ बैठ के मैंने खा लिए थे। और अब मैं कुछ लिक्विड लूँगा पीने के लिए। और मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी भी नहीं है, कम में बहुत थाई भात ही है। देखता हूँ। और यहाँ पर लोग इस तरह की गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें आगे 5 सीटर होती है, पीछे ये डाला होता है आईसूजू की तरह। बहुत गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। बैग सुरक्षित है। और अब मैं जाके कुछ लिक्विड लेता हूँ। ये ले लेता हूँ एक। बहुत महंगा है दोस्तों। ये मैंने मिल्क लिया है, डच मिल्क 4 in 1, 70 भात का आया है। 70 भात का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और 35, 170 रुपये का। और थाईलैंड में ये सस्ता है, यहाँ ये महंगा है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है। तो 70 भात का दिया उन्होंने मुझे, और उसने बोला था 7,000 रियाल और 70 भात। हाँ, तो मुझे होटल वाले ने बताया था कि 10 भात मतलब 1000 रियल, तो 7000 रियल का है ये। तो 7000 रियल का है ये, तो 70 भात ठीक है। तो बच्चे ने बोला था मेरे को 7000। अब 7000 भात तो नहीं हो सकते ना। 7000 भात का मतलब है 14 और 17,000 रुपये के आसपास का। फिर भी अब शांति मिली है, छाँव में हूँ, पेड़ के नीचे हूँ। और तो ये ठंडा भी है और ऑरेंज फ्लेवर टाइप का है, कुछ एनर्जी ड्रिंक है। तो चलो कुछ फ़ायदा ही होगा। स्पैरो आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारी स्पैरो है। तो मुझे जाके अभी होटल भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने होटल बुक किया है ना, उसके फीडबैक अच्छे नहीं है, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे दूसरा होटल ढूंढना पड़ेगा। डोडो इन कंबोडिया, बिल्कुल डोडो जैसा है, बस डोडो की कल की टूटी, इसकी कल की टूटी है और थोड़ा सा तगड़ा है डोडो से। मेरी भी प्लानिंग है कि ऐसी बड़ी सी जगह लेकर के ना, डोडो के लिए, टॉनी के लिए टॉनी फार्म बनाना है, जिसमें सब रहेंगे। ये रखो, मतलब बड़ी सी जगह लेके टॉनी फार्म, जिसमें सारे रहेंगे एक साथ।
फिनम में हम एंटर कर चुके हैं। अभी सिटी शुरू हो गया है और ये बतख बिक रही है 18,000 रियाल में, मतलब 180 भात। 10 भात का 1,000 होता है, तो ये 180 भात लगा लो, या 18,000 रियाल। $1 4,072 रियाल है। $1 बाई करोगे तो 4,072 का, बेचोगे तो 4,082 का। Bên tại Nhật Bản rồi, tôi sẽ có miền tại Nhật Bản hay vậy. Thọt tại Nhật Bản là bao có bộ ảnh thay bay CD này tại cái này có bao thứ này có khu được này bạn tôi nhớ ở cái này trong đó. तो ये रूम है। थक चुका हूँ तो सोच रहा हूँ कि ये रूम ले ही लूँ, क्योंकि थक बहुत चुका हूँ, बहुत हालत ख़राब है। स्टूडियो रूम है। तो दोस्तों फाइनली मैं कंबोडिया की कैपिटल फोनम फिने में पहुंच गया हूं। मेरे को उसका नाम लेना ढंग से आता नहीं है, और मैंने इतना थक चुका था, और 6 घंटे का सफ़र वैन में सोचा था बहुत बेहतर बीतेगा, पर बहुत ही तकलीफ़ दे था, पर बहुत पॉजिटिव था। तकलीफ़ के बावजूद भी पॉजिटिव था, काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिला। और फाइनली मैं इतना थक गया था कि जहाँ वैन ने उतारा वहीं पर मेरे को एक जो भी होटल था, मैंने प्राइस को ज़्यादा वो किया नहीं, मैंने होटल ले लिया एक दिन का। जो मैंने होटल बुक किया था booking.com से, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो होटल की हालत भी ख़राब थी, और फिर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उसको ढूंढूं। ऑलरेडी ये सिटी सेंटर के अंदर होटल है, तो मुझे सिटी सेंटर के अंदर ही होटल लेना था। और मुझे मालूम पड़ा, जैसे कल लाइव के दौरान भी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा कसिनो है, नागा कसिनो, नागा वर्ल्ड करके एक जोन है। तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने वो एक पूरा मैप दिया है कि नागा वर्ल्ड करके एक पूरा जोन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें नागा कसिनो भी है, और 2-3 कसिनो है, नागा 2, नागा 1 ऐसे करके। बाकी मैं जाऊँगा तो देख करके आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और अब मैं पहले तो सबसे पहले शावर लूँगा। सुबह मैं नहा के निकला था, पर सब हवा हो गया, क्योंकि वैन का एसी ख़राब था। पर अच्छी बात ये रही कि जितने भी लोग थे लोकल थे, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, पर सभी बहुत फ्रेंडली नेचर के थे, और उनमें से कोई भी नाराज़ नहीं हुआ ड्राइवर से, कोई लड़ा नहीं ड्राइवर से, किसी ने ड्राइवर के साथ बदतमीज़ी नहीं की, गुस्सा नहीं किया, और बड़े फ्रेंडली हंसी मजाक से वो सफ़र उन्होंने काटा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब एक दूसरे को पहले से जानते, पर जबकि ऐसा नहीं था। और मतलब किसी ने कोई नाराज़गी नहीं जताई, मजाक उड़ाया, हंसी मजाक में सफ़र कट गया, पर किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार आपने पैसे लिए हैं तो गर्मी क्यों लग रही है, मतलब एसी काम नहीं कर रहा है, आपको चेक करके निकलना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। और वैन में कोई भी खिड़की नहीं थी। फाइनली लास्ट में ड्राइवर ने अपनी वाली साइड की 2 खिड़कियाँ खोली, और फिर मैंने बोला किसी को भी इनको बोलो कि मुझे आगे बैठना है, और फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोक के मुझे आगे बिठाया, तो वो सफ़र मेरा कट गया। और
बहुत गर्मी भरा सफ़र था, क्योंकि आगे बैठने के बावजूद भी लेफ़्ट साइड ड्राइविंग थी, तो पूरे रास्ते कई घंटों तक वो धूप मेरी वाली साइड में ही रही। और जो भी था मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगा पहले तो, और मैं नीचे एक बिग सी करके जैसे 7-Eleven होता है, यहाँ पे 7-Eleven नहीं दिख रहे, बीच बीच में पेट्रोल पंप पे जरूर मिले थे, पर वैसे नॉर्मल चार कदम पे 7-Eleven नहीं है। बिग सी की एक शॉप है, ये भी एक चेन है ऐसी ही, सुपर मार्ट है। तो मैंने यहाँ से कुछ जूस वगैरह ले लिए, अभी वो पीऊँगा, रेस्ट करूँगा, फिर नहाऊँगा थोड़ा और फिर रेस्ट करूँगा, फिर देखूँगा पैदल यहाँ से ना 50 मिनट का वॉक है। अगर मैं पैदल जाता हूँ तो 50 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो मैं पैदल ही जाऊँगा, क्योंकि पैदल जाने में मुझे काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा और वो ट्राई करूँगा। बाकी फिर देखते हैं यहाँ पर कितने दिन हूँ। रिसेप्शन वाले ने काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने मेरे को मैप वगैरह दिया है कि यहाँ पे ऐसे से आप समझ लेना। तो चलो जैसा भी है, ये मैंने स्टूडियो लिया है एक छोटा सा, आज इनके पास सिर्फ स्टूडियो अवेलेबल था। बालकनी है, मेन सिटी सेंटर के अंदर है और पीछे पूरी मार्केट है। और पर अच्छी बात ये है कि ये बालकनी खुल जाती है पूरी, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी बालकनी खुल जाती है ये, और ये सिटी सेंटर है पूरा। ये सब उधर बड़े बड़े होटल है, वह इस डायरेक्शन में आगे जाके एक रिवर है, नदी है जो पूर्णावनम में पूरी नदी फैली हुई है, उस नदी के किनारे वो रिजॉर्ट है। और ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट मार्केट है, और ये मेन सिटी सेंटर है। मतलब आगे की तरफ जाओगे तो कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिसेस वगैरह हैं। ये ऐसे स्टूडियो बने हुए, सबकी अपनी सेपरेट बालकनी है, ठीक है। तो ये है, और अच्छी बात क्या है कि इसको बंद करने का बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा है। मैंने उनसे कहा था कि मैं एक दिन का ले रहा हूँ, अगर शोर आया तो मैं कल चेकआउट कर जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है। चलो।